जय हिंद मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन क्लास पे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ मैटर के क्वेश्चन करेंगे, पदार्थों की संरचना वाला क्वेश्चन करेंगे और वो सारे क्वेश्चन मैं ली हूँ जो रेलवे द्वारा पूछा गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, तो इसलिए आप लोग सारे ध्यान से पढ़िए। और यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? किस मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है? तो अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज़्यादा सॉलिड में होता है। किस में होता है? सॉलिड में। सबसे कम, ऐसे तो तीन आप पहले जो मैटर है वो 5 टाइप का होता है: सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस इंस्टेंट। तो ये 5 टाइप है, लेकिन सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स ठोस में होता है, सॉलिड में होता है। तो डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई? हाउ मेनी स्टेट ऑफ मैटर हैव बीन डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट सो फार? तो कितने अभी बताइए? 5 टाइप्स। कितने टाइप्स? 5 टाइप्स। कौन कौन? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस इंस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अमोनिया गैस है, अमोनिया क्या है? गैस है, तो कपूर क्या होगा? अमोनिया गैस। इफ अमोनिया इज गैस देन कम्फोर। अमोनिया गैस है तो कम्फोर क्या होगा? तो ये क्या होगा? सॉलिड। तो बी इज करेक्ट ऑप्शन, सॉलिड होगा। एक शुद्ध पदार्थ है, इज अ प्योर सबस्टांस। प्योर सबस्टांस किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स? आप समझिए, वैसा चीज़ जिसमें अदर मटेरियल मिलाया हुआ ना हो उसको बोलते हैं प्योर सबस्टांस। तो चीनी का घोल मीन्स चीनी में पानी मिलाया गया, शुगर सॉल्यूशन में शुगर में वाटर मिलाया गया, तो ये प्योर नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं मीथेन। मीथेन क्या है? CH4। ये केमिकल है। क्या है? केमिकल। ये कंपाउंड है, तो ये केवल CH4 ही है, मीथेन है। तो मीथेन, इसमें दूसरा चीज़ नहीं मिला हुआ है, बस मीथेन ही है, एक ही टाइप के सबस्टांस है, तो ये प्योर होगा। मिल्क दूध, जो दूध है, इसमें ये प्योर सबस्टांस नहीं है, इसमें कुछ मिलाया हुआ है। एयर की बात करते हैं तो एयर जो है वो मिक्सचर है, डिफरेंट टाइप का गैसेस मिला हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। तो कौन होगा? बी इज करेक्ट आंसर। मीथेन जो होगा वो प्योर सबस्टांस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इज पॉजिटिव इन नेचर। इलेक्ट्रिसिटी इज पॉजिटिव इन नेचर। प्रकृति में विद्युत धनात्मक होता है। यहाँ ये गड़बड़ है, तो कौन सा जो है वो नेचर में इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, यहाँ इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है नेचर में, तो कौन से इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है? जो मेटल होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, और नॉन मेटल क्या होते हैं? इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं। तो ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार होता है। अ शेप ऑफ पाथ ऑफ ए फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ मेटल इज। मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन का पाथ का आकार होता है, कैसा होता है? तो ये कर्व होता है, आप लोग याद रख लीजिएगा, कर्व आकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुओं की पतली चादरों के रूप में परिवर्तित किए जाने की क्षमता को क्या कहा जाता है? द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट इज कॉल्ड। थिन शीट में कन्वर्ट करने की क्षमता क्या कहलाता है? मिलिएबिलिटी, आघात वर्धिता, बेस इनहैंसमेंट, इसी को बोला जाता है। तो डी इज करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा धातु के बारे में गलत है? धातु के बारे में गलत कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है
दे आर डक्टाइल एंड मिलिएबल, सही है। धातु क्या होते हैं? डक्टाइल एंड मिलिएबल होते हैं। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये भी धातु का सही है। दे आर हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये भी मेटल का प्रॉपर्टी है। दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये नहीं है। तो पूछा कौन सा गलत है, तो यही क्या होगा, ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मेटल जो होते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव नहीं होते। नॉन मेटल इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं। तो डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटल इन इट्स ओरिजिनल डैश स्टेट एग्जिस्टेंस इज, धातु अपनी वास्तविक स्थिति में डैश विद्यमान होते हैं। वास्तविक स्थिति में कैसे होते हैं? इन द फॉर्म ऑफ मिक्सचर विथ अदर मेटल, दूसरे मेटल के साथ ये मिश्रण में होते हैं, या इन फ्री फॉर्म, ये मुक्त रूप में होते हैं, या इन फॉर्म ऑफ ए मिक्सचर विथ अ नॉन मेटल, नॉन मेटल के साथ ही मिक्सचर में होते हैं, या इन अ फॉर्म ऑफ मिक्सचर विथ कंपाउंड, कंपाउंड के साथ तो नहीं। ये ओरिजिनल फॉर्म में ये कैसे होते हैं? फ्री फॉर्म में होते हैं। किसमें? फ्री फॉर्म में। तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा धातु के बारे में गलत है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज रॉन्ग अबाउट मेटल, मेटल के बारे में कौन सा? दे आर डक्टाइल इन मिलिएबल, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो कौन होगा? दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से क्या अधातुओं के भौतिक गुण नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, कौन से फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है नॉन मेटल का? अकर ओनली इन सॉलिड स्टेट, नहीं, ये जो मेटल हो, नॉन मेटल जो होते हैं वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट में पाए जाते हैं। तो ये सॉलिड नहीं होंगे केवल। नॉन मिलिएबल डक्टाइल सही है। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी सही है। लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ये भी सही है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ए इज करेक्ट आंसर, क्योंकि ये तीनों स्टेट में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है? कौन सा ऐसा है जो तीनों रूप में पाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन ऑल थ्री फॉर्म, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस? तो कौन मेटल पाया जाता है, या पैसिव एलिमेंट, या नॉन मेटल, या सब मेटल? तो देखिए यहाँ जो है ना, नॉन मेटल अभी बताइए, नॉन मेटल जो है वो तीनों स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों में। तो सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, धातुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मेटल के संबंध में कौन सा इनकरेक्ट है? विच ऑफ द स्टेटमेंट रिगार्डेड मेटल इज इनकरेक्ट? ऑल मेटल आर लेस लक्चर एंड कैन बी पॉलिश, सही है। लक्चर तो होते हैं लेकिन नन होते हैं, कुछ कम होते हैं, उस पर पॉलिश किया जा सकता है। ऑल मेटल एक्सेप्ट मरकरी आर इन लिक्विड एंड आर सॉफ्ट, ऑल मेटल एक्सेप्ट मरकरी आर इन लिक्विड, ये गलत है। मरकरी तो लिक्विड स्टेट में रहता है, सारे मेटल लिक्विड स्टेट में नहीं रहते, तो ये क्या है? गलत है। ऑल मेटल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, करेक्ट है। ऑल मेटल आर मिलिएबल एंड डक्टाइल, सही है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? बी इज करेक्ट ऑप्शन, गलत यही है, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल इज मोस्ट इन इज इट्स फ्लेक्सिबल, कौन से फ्लेक्सिबल है? इनमें से कौन सी धातु सबसे अधिक फ्लेक्सिबल है? तो देखिए AgAl Na जिंक, ये है सोडियम, ये है जिंक, ये है एल्युमिनियम, ये है सिल्वर। तो सिल्वर सबसे इन सब में से, ऑप्शन में से सिल्वर सबसे क्या होगा? फ्लेक्सिबल होगा। अगर सबसे पूछा जाए कि मेटल में सबसे फ्लेक्सिबल कौन है, तो वो है गोल्ड। अभी क्या है ऑप्शन में हमारा? सिल्वर है, तो सिल्वर इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज एडेड टू मेक आयरन हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, आयरन को हार्ड और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? कार्बन मिलाया जाता है, तो सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे नमनीय तन्यशील धातु है? मोस्ट डक्टाइल मेटल, मोस्ट डक्टाइल मेटल कौन है? ऑप्शन देखिए, फास्फोरस, गोल्ड, Ag, कार्बन। तो मेटल क्या है? ये अभी बताइए कि सबसे क्या होता है? Au गोल्ड होता है, तो बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, मिलिएबल डैश के गुण को दर्शाता है। मिलिएबल डैश डिनोट द प्रॉपर्टी। अब मिलिएबल किसका प्रॉपर्टी है? मेटल का।
मेटल आर मिलिएबल, तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधातु के उस गुण को क्या कहा जाता है जिससे उसकी सतह चमकदार होती है? What is the property of metal called due to which its surface is shiny? उसका सरफेस शाइनी है, क्या कहलाता है? तो मेटालिक लस्टर प्रॉपर्टी, मेटालिक लस्टर, धात्विक चमक। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु अघात वर्णीय और कोमल होती हैं क्योंकि metals are malleable and soft because atom from closed group, metal can shine, layer of metal atom can slide over each other and metal produce sound। तो ये जो है ना सी इज करेक्ट ऑप्शन होगा क्योंकि लेयर बाय लेयर बैठा होता है। मेटल कैसे होते हैं? लेयर बाय लेयर एक दूसरे पे स्लाइड करते हैं। सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ड्यू टू विच दे कैन बी फ्लैटेड इज कॉल्ड मिलिएबिलिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मिलिएबिलिटी। धातुओं के वह गुण जिसके कारण उन्हें चपटा किया जा सकता है उसे आघातवर्धनीयता कहा जाता है। इनमें से कौन सा आघातवर्धनीयता का उदाहरण नहीं है? तो देखिए कौन सा आघातवर्धनीयता का उदाहरण नहीं है? तो लिथियम फॉयल, इंडियम फॉयल, गोल्ड लीफ, सिल्वर भी। गोल्ड का भी पतला बनाया जा सकता है, सिल्वर का भी, लिथियम का भी। ये है इंडियम फॉयल को नहीं बनाया जाता, तो बी इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर डैश होते हैं। ऑक्साइड ऑफ मेटल आर यूजुअली, बताइए कैसे होते हैं? ऑक्साइड मेटल के बेसिक नेचर के होते हैं। मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर के और नॉन मेटल के ऑक्साइड जनरली एसिडिक नेचर के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उत्पादन किया जाता है? उत्पादन इज सब्लाइमेशन। सब्लाइमेटेड क्या होता है? सब्लाइमेशन जिसे डायरेक्ट सॉलिड से किस में कन्वर्ट कर दिया जाए? गैस में, या गैस से सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो ये क्या कहलाता है? सब्लाइमेशन। तो किसका सब्लाइमेशन होता है? अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोरेट, अमोनियम फॉस्फेट या अमोनियम सल्फेट। तो अमोनियम क्लोराइड इज करेक्ट ऑप्शन। अमोनियम क्लोराइड को सब्लाइमेशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेस वुड you use a separate ammonium chloride from the sodium chloride solution? sodium chloride will you use? करेक्ट, सोडियम क्लोराइड से अमोनियम क्लोराइड को अलग करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग करेंगे? तो अभी बताया सब्लाइमेशन, क्योंकि ये अमोनियम क्लोराइड क्या करता है? डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चेंज हो जाता है। तो कौन सा प्रोसेस ऑप्शन सही होगा? बी इज करेक्ट ऑप्शन, सब्लाइमेशन। Which of the following mixture can be separated by different funnels? निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण अलग अलग कीपों फनल द्वारा अलग किया जाता है? तो देखिए ये जो है वो तेल और पानी होगा, ऑयल एंड वाटर होगा। क्यों? क्योंकि ऑयल जो है वाटर पे ऊपर फ्लोट करता है, जिस वजह से इसे फनल से अलग कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर रिड्यूस द रेट ऑफ इवोपराइजेशन? इवोपरेशन को कौन कम करता है? देखिए इवोपरेशन क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट से बिलो अगर वाटर जो है वो किस में चेंज हो जाए? वेपर में चेंज हो जाए, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इवोपराइजेशन। बॉइलिंग पॉइंट से बिलो के ही टेम्परेचर पे क्या हो जाए? वेपर में चेंज हो जाए, तो इवोपराइजेशन। वेपराइजेशन क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर में चेंज हो, तो वेपराइजेशन होता है। तो ये इवोपराइजेशन है। कौन कम करता है? अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इवोपराइजेशन ज़्यादा होगा, अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा तो भी क्या होगा? इवोपराइजेशन ज़्यादा होगा, और यदि विंड बढ़ेगा तो भी इवोपराइजेशन ज़्यादा होगा। इसको समझने के लिए आप अपने ले सकते हैं कि क्लॉथ है, क्लॉथ कब जल्दी सूख जाता है, ड्राई होता है, क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा बहता है तो क्या होता है? ये जल्दी सूख जाता है। तो इवोपरेशन बहुत जल्दी हुआ। टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो भी कपड़ा जल्दी से सूख जाता है, तो क्या होगा? इसमें भी क्या होगा? इवोपरेशन ज़्यादा होगा। सरफेस एरिया जितना आप उसे फैला कर रखेंगे जल्दी ड्राई होगा,
तो ये भी क्या है, इवेपोराइजेशन रेट को बढ़ा रहा है। लेकिन मॉइस्चर, ये मॉइस्चर जो है इवेपोराइजेशन रेट को बढ़ा नहीं रहा है, तो बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दो या दो से अधिक रूपों में किसी तत्व का होना जिससे भौतिक गुण भिन्न लेकिन रासायनिक गुण समान हो, क्या कहलाता है? हैविंग अ एलिमेंट इन टू और मोर फॉर्म हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी बट सेम केमिकल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है? फिजिकल प्रॉपर्टी तो क्या है, डिफरेंट है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, इसको क्या बोला जाता है? तो अपरूपता होगा, सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का अपेक्षित आणविक द्रव्यमान कितना होगा? सल्फर डाइऑक्साइड, रिलेटिव मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड होगा। यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया है, आप लोग सुधार लीजिएगा। यहाँ से देखिए रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास पूछा है, किसका? SO2 का। तो SO2 का रिलेटिव, सल्फर का एटॉमिक मास कितना? 32। ऑक्सीजन का, यहाँ प्लस करेंगे, ऑक्सीजन का 16, और कितना ऑक्सीजन है? 2, तो 32 + 32 कितना हो गया? 64। तो 64 सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, H2O का, आप H2O ये वाटर है, H2O क्या सापेक्ष आणविक द्रव्यमान की गणना करें? मोलिकुलर रिलेटिव्स टू वाटर H2O, ये H2O है, रिलेटिव मोलिकुलर मास निकालना है, किसका? H2O का। रिलेटिव मोलिकुलर मास क्या है, मतलब H2O का मास कितना होगा? तो हाइड्रोजन कितना है? 2 है, हाइड्रोजन का 1 मोलिकुलर मास कितना होता है? 1, और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, तो कितना हो गया? 18 यू इज करेक्ट ऑप्शन, बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, CO2 है, यहाँ क्या है? CO2 का सापेक्ष द्रव्यमान कितना होगा? रिलेटिव मास ऑफ CO2 का कितना होगा? तो देखिए CO, कार्बन कितना? 12, ऑक्सीजन कितना? 16, मास कितना होता है? 16, और है कितना? 2, तो कितना होगा? 12 + 32, तो कितना आ गया? 44, तो बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, CO कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्रीकांत द्रव्यमान क्या है? फार्मूला यूनिट मास ऑफ CO। देखिए CO कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम का क्या होता है एटॉमिक मास? आपको तभी बनेगा जब सबका एटॉमिक मास पता होगा। कैल्शियम का होता है 40 और ऑक्सीजन का होता है 16, तो कितना आ गया? 56, तो 56 यू, डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन का आणविक द्रव्यमान कितना है? ओजोन क्या है? मोलिकुलर मास ऑफ ओजोन। ओजोन होता क्या है? O3। ओजोन क्या है? O3। कार्बन के 3 मॉलिक्यूल्स अगर मिल जाए, एटम मिल जाए, तो क्या बनेगा? ओजोन बनाएगा। तो ओजोन, O में 3 है, और एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, और ये 3 है, तो छोड़ दिया 48, कितना हो गया? बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पे कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो CO2 का कितना होगा? कार्बन है 12, ऑक्सीजन है 16 × 2, तो कितना आ गया? 44, तो ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, H2SO4, H2SO4 कितना? H2 का एटॉमिक नंबर कितना होता है? हाइड्रोजन का 1, और है कितना? 2 हाइड्रोजन है। सल्फर प्लस करेंगे, सल्फर कितना होता है? 32, सल्फर का एटॉमिक मास 32, प्लस ऑक्सीजन कितना है? 4 × ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। इसको सॉल्व कर लीजिए, 32 प्लस 48, 64, तो इसको आप कर लीजिए 6, 8 और ये 9,
98, डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, CaCl2 कैल्शियम 40 प्लस क्लोरीन 2 इंटू 35, तो ये कितना हो गया 70, तो ये कितना आ गया 110, 7 4। क्लोरीन का कितना होगा, यहाँ 35 नहीं होगा, कितना होगा 35.5 होगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, आप करिएगा तो 71 आएगा, कितना आएगा 71। अब इसको हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 111, तो 111 बी है, बी इज करेक्ट आंसर होगा, ये 1 है, 111 यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, NaCl की इकाई सूत्र क्या है। NaCl सोडियम क्लोराइड, सोडियम का NaCl, सोडियम का कितना होता है, सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, क्लोरीन का 35.5, ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 58.5, तो 58.5 डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई किसके बराबर होता है, तो ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सॉल्यूशन कंटेन 47 ग्राम ऑफ साल्ट इन द 32 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बाय द मास परसेंटेज। देखिए यहाँ जो है ये मास परसेंटेज पूछ रहा है, तो ये इसमें साल्ट कितना है, साल्ट जो है वो 47 ग्राम है, और यहाँ वाटर कितना है, वाटर है 320 ग्राम। टोटल सॉल्यूशन कितना हो गया, सॉल्यूशन निकाल लेंगे तो सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे 320 प्लस 47, तो ये सॉल्यूशन आ गया कितना 367। हमें परसेंटेज निकालना है, किसी का भी परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन निकालना हो तो पहले हम ऊपर किसका लिख लेंगे, जिसको मिलाया जा रहा है, तो किसको मिलाया जा रहा है साल्ट को, तो साल्ट कितना है 47 अपॉन टोटल सॉल्यूशन, नीचे टोटल सॉल्यूशन इंटू 100। इसको आप सोल्व कीजिए, सोल्व करने के बाद आंसर आएगा आपका, आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 4700 अपॉन 367, इसको आप डिवाइड कीजिएगा, डिवाइड करने के बाद आएगा आपका 12.8% आंसर आएगा, आप लोग कर लीजिएगा, बी इज करेक्ट ऑप्शन, डिवाइड करना है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट कहता है कि अ लिक्विड विच 49 ग्राम ऑफ कॉमन साल्ट इज डिजॉल्व इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द बैलेंस इन टर्म ऑफ द मास बाय द मास परसेंटेज सब्सटेंस। सेम वही करना है, आप देखिए कॉमन साल्ट कितना है 49 ग्राम, मैं बताइए 49 ग्राम जितना साल्ट मिलाया जाता है ऊपर रखते हैं टोटल सॉल्यूशन, तो टोटल सॉल्यूशन कितना है 320 प्लस 49, और क्या निकालना है परसेंटेज इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 49 अपॉन 300 कितना आ गया 9 और ये 6 इंटू 100, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आया 4900 अपॉन 369, इसको सॉल्व कर लीजिए कितना आंसर आता है, तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 13.28%। सिंपली डिवाइड करना है, डिवाइड करके ये आंसर आएगा, तो डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अ सॉल्यूशन कंटेन 31 ग्राम ऑफ साल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म ऑफ द मास बाय मास परसेंटेज। सेम वही निकालना है स्टूडेंट्स, आप लोग बस ध्यान रखिए कि टोटल क्या मिलाया गया है साल्ट, तो 31 ग्राम होगा, नीचे टोटल सॉल्यूशन, तो टोटल सॉल्यूशन कितना 320 प्लस 21 इंटू 100, तो इसको कर दीजिए 31 अपॉन, ऐड कीजिएगा कितना आएगा 351 इंटू 100, इसको सॉल्व कीजिएगा 3100 अपॉन 351, तो यहाँ आ जाएगा आपका, करिएगा तो कर लीजिएगा, डिवाइड करना है, डिवाइड करिएगा तो 8.83% आएगा आंसर, ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए कितने इसी टाइप का बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, सेम केवल डाटा चेंज है।
अ सॉल्यूशन 22 ग्राम ऑफ कॉमन साल्ट in 320 gram of water. Calculate the concentration of solution in the term of mass by mass percentage. सेम उसी तरह से 32 ग्राम साल्ट है और टोटल कितना है 32 प्लस 320 कर लीजिए 32 इंटू ये हो गया 0.4 नहीं 2 इसको ऐड कर लीजिए इसको ऐड कीजिए तो कितना आता है 2 और 2 और 3 5 और ये 3 और इंटू 100 क्योंकि परसेंटेज कह रहा है तो 3200 अपॉन 352 डिवाइड करना है 352 से ये 3200 को डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा 9 अब कर लीजिएगा 9.09 आएगा। तो ये आपका डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिजोल्व 50 ग्राम ऑफ शुगर इन 150 ग्राम ऑफ वाटर कंसंट्रेशन ऑफ मास बाय मास परसेंटेज। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन कितना शुगर मिलाया गया 50 ग्राम टोटल सॉल्यूशन कितना है 150 प्लस 50 इंटू 100 परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 अपॉन 200 इंटू 100 यहाँ 0 से 0 गया ये 25 तो क्या आएगा 25%। सी इज करेक्ट ऑप्शन। आज इतना ही है स्टूडेंट्स। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।